नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। जाहिल औरत, चिल्लाते समय तुम बिल्कुल जंगली बिल्ली लगती हो, बस थोड़े बाल बिखेरने की कमी रह जाती। धीरज ने दांत किटकिटाकर चिल्लाते हुए अपनी पत्नी सरिता से कहा तो वह भी चिल्लाते हुए बोली, और तुम भी अपनी शक्ल देखी है तुमने आईने में? चिल्लाते समय ऐसे लगते हो कि जैसे पागल कुत्ता इधर उधर मुंह मार रहा हो। यही था इन दोनों का असली रूप जो अभी तक पर्दे के पीछे छिपा था। इन दोनों का मासूम बेटा सौम्य घर से बाहर होता तो यह दोनों लड़ना शुरू कर देते। घर में ही दो समझदार प्राणी और दोनों ही कुछ भी समझने को तैयार नहीं। दुनिया के सामने ये आदर्श पति पत्नी थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। मात्र 18 वर्ष की उम्र में सरिता ने 36 वर्ष के धीरज से विवाह किया तो परिवार में बहुत तनाव था। धीरज अपनी पहली पत्नी को एक दुर्घटना में गंवा चुका था। उसके 2 बच्चे नाना नानी के यहाँ रहकर अपना जीवन जी रहे थे। 36 वर्ष का धीरज अब सरिता से मिला तो वह 26 वर्ष के नौजवान जैसा व्यवहार कर रहा था। उसकी शारीरिक बनावट, देह की कसावट इस दीवानगी में उसका साथ दे रही थी। इसीलिए तो सरिता उस पर मोहित हो गई और भ्रमजाल में फंस गई। सरिता के मम्मी पापा ने समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु ना समझ सरिता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उस पर धीरज के प्रेम का खुमार छाया हुआ था। बेटी की खातिर बाबूजी एक बार धीरज से मिलने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने सरिता को समझाया, देखो बेटी, 36 साल के उस अधेड़ में मुझे कहीं भी गंभीरता और जिम्मेदारी निभाने की उत्तेजना दिखाई नहीं देती। मुझे तो वह मन चला नौजवान दिखता है। तुम जीवन भर उसके साथ कैसे रहोगी? माँ ने भी बहुत समझाया, लेकिन सरिता नहीं मानी। सारा दिन मुंह लटकाए रहती, खाना पीना छोड़ दिया था। जिद करके बैठ गई, शादी करनी है तो सिर्फ धीरज के साथ। घर में जबरदस्त तनाव रहता था। पिताजी अखबार पढ़ने बैठते तो न जाने क्या क्या खोजते रहते। माँ और दोनों भाई भी चुप्पी साध लेते। घर में इतनी शांति थी कि बाबूजी की गहरी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। एक दिन बाबूजी ने सरिता को बुलाया और बोले, मेरे सामने बैठो बेटी, मेरी बात को समझो। मैंने पता किया है कि धीरज ठीक लड़का नहीं। उसकी पहली शादी भी प्रेम विवाह ही थी। फिर भी वह अपनी पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। धीरज ने इसे दुर्घटना का नाम दे दिया। बच्चे आज भी अपने नाना नानी के पास रहते हैं। पिछले 5 वर्षों में धीरज ने एक भी बार अपने बच्चों की खोज खबर नहीं ली और ना ही वह किसी तरह का खर्च उन्हें भेजता है। बच्चों के नाना नानी मजबूरी में बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए उन्हें पाल रहे। ऐसा आदमी जो अपनी पहली पत्नी का नहीं हुआ, अपनी संतान के प्रति इतना निष्ठुर है तो तुम्हारा क्या होगा? जरा सोच कर देखो, वह तुम्हारे प्रति कौन सी जिम्मेदारी निभा पाएगा? जीवन साथी हम उम्र ही ठीक रहता है, वह तुमसे दुगनी उम्र का है। उम्र में थोड़ा बहुत फासला चलता है, लेकिन दुगनी उम्र का इंसान अधेड़ उम्र हो जाता है। विचारों में बहुत अधिक असमानता होती है। इस तरह से बिना सोचे समझे फैसले लेना सही नहीं। हमने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए, तुम खुद समझदार हो। इस बात पर एक बार नहीं 10 बार सोचना और फिर निर्णय लेना। सरिता के बाबूजी बेटी के सामने लाचार थे, बेहद दृढ़ स्वर व्यक्तित्व के स्वामी, लेकिन बेटी के सामने कमज़ोर पड़ गए। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरिता उदंड बनी रही। पिता के समझाने पर वह बोली, आपने जो कहा मैंने सुन लिया, अब मेरा निर्णय भी सुन लीजिए। मैं धीरज से ही शादी कर रही हूँ, आप सबकी मर्जी हो या ना हो। सरिता ने आदर्श बेटी की सारी सीमाएं लांघ दी तो बाबूजी गुस्से में आ गए और बोले, तो हमारा भी निर्णय सुन लो। आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे कुछ नहीं लगते और ना ही तुम हमारी कुछ लगती हो। जब मरूंगा तब भी मेरी दहलीज पर कदम मत रखना। अगर तुम्हें संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो मैं आज ही कागज़ तैयार करवा दूंगा। अपना हिस्सा लेकर निकल जाना, कभी पीछे मुड़कर अपनी शक्ल मत दिखाना। नाउ गेट आउट। मगर सरिता कौन सा डरने वाली थी, वह भी दृढ़ स्वर में बोली, ओके, मैं आपकी संपत्ति पर थूकती हूँ, कभी इस घर की तरफ रुख नहीं करूँगी। और जोर से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। उसी रात उसने मंदिर में धीरज के साथ शादी कर ली। 2-4 मित्रों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब सुंदर था, जैसा कथा कहानियों में और फिल्मों में होता है, बिल्कुल परिलोक जैसा। फिर जल्दी ही मासूम के आने की आहट हुई। सरिता पहली बार माँ बनने के लिए रोमांचित थी। वहीं धीरज इस अनुभव से 2 बार गुजर चुका था।
अब यह उसके लिए कोई विशेष बात नहीं थी। उसे कोई उत्साह नहीं था, बल्कि वह सरिता पर दबाव बनाने लगा, बच्चे को गिराने के लिए। उसने कहा, तुम बेवकूफ़ औरत हो, मेरे पहले से ही 2 बच्चे हैं, अब तीसरे की क्या ज़रूरत है? बेवजह महंगाई में खर्च बढ़ा रही हो। लेकिन सरिता अपने फैसले पर अडिग रही। एक सुंदर बेटे को जन्म दिया तो वह खुद ही निहाल हो गई। लेकिन उस समय धीरज उसके पास नहीं था। वह तो लेडी डॉक्टर और नर्सों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। धीरज की यही खूबी थी जो सबको बांध लेती थी। इसी की कायल हुई थी सरिता। तभी तो वह उसके हंसमुख स्वभाव पर निहाल हो गई थी। इधर माँ के रूप में उसकी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी, उधर धीरज अपने कर्तव्य से विमुख होता जा रहा था। एक बार उसने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, मेरे तो पहले से 2 हैं जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वह अपना नाना नानी के पास पढ़े। तुम्हें इतनी ही माँ बनने की इच्छा थी तो मैं उन्हें यहाँ ला देता। तीसरे की क्या ज़रूरत थी? अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मत सोचना कि मैं इसे पिता का प्यार दूंगा। धीरज का बदलता रंग देखकर सरिता आश्चर्यचकित थी और परेशान भी। उसने शादी करने से पहले या इस इंसान की पत्नी बनने से पहले बच्चे का जिक्र क्यों नहीं किया? दर्पण चटकना शुरू हो गया और दिन ब दिन दरारें बढ़ती जा रही थी। एक दिन दर्पण चकनाचूर हो गया जब सरिता ने अपने कानों से पड़ोसन से धीरज को बतियाते सुना। बेवकूफ़ औरत, अपने पिता की सारी दौलत छोड़कर खाली हाथ मेरे पास चली आई। माल उड़ाने, मैं भी इसके रूप यौवन पर फिदा होकर शादी करने जैसी मूर्खता कर बैठा और फिर से गृहस्थी का झंझट पाल लिया। मैं ठहरा आज़ाद पंछी, फिर से गृहस्थ जीवन में बंध गया। परंतु मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि इन माँ बेटों की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी निछोवर कर दूं। पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए पूरी ज़िंदगी कोलू का बैल बनकर बितानी होती तो क्या मेरी पहली पत्नी बुरी थी? मुझे बांध कर रखना नामुमकिन है। और वह ठाके लगाकर हंसने लगा। पड़ोसन भी उसकी बातों पर आश्चर्यचकित थी और साथ ही सरिता की नासमझी पर उसे दया आ रही थी। शादी के 5 वर्ष बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होने पर जांच करवाई तो पता चला कि सरिता के गर्भाशय में कुछ समस्या है। इसीलिए यूट्रस निकालना बेहद जरूरी, वरना कैंसर होने का खतरा है। सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सरिता अस्पताल के बिस्तर पर थी। सोच रही थी, किसे खबर करूं? मेजर ऑपरेशन है, कोई तो होना चाहिए मेरे पास जो मुझे सांत्वना के 2 शब्द कहे, मेरे मासूम बेटे को दिलासा दे। धीरज से किसी तरह की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी। वह यह सब सोच ही रही थी कि मासूम बेटा माँ से आकर लिपट गया। मम्मी, तुम्हें क्या हो गया? सरिता सिहर उठी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को कौन रखेगा? मम्मी पापा और भाइयों से तो मैं संबंध तोड़ चुकी। आंखों में आंसू छलछला गए। तभी नर्स और वार्ड बॉय ने उसे घेर लिया। कोई सुई लगा रहा था तो कोई ग्लूकोज चढ़ाने का इंतजाम कर रहा था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। धीरज बाहर नर्सों से हंसी ठिठोली कर रहा था। अरे मैडम, मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। मैं दिल का बहुत कमज़ोर इंसान हूँ। मेरा बस चले तो मैं अस्पताल आऊँ ही ना। लेकिन क्या किया जाए? यह तो अच्छी किस्मत है जो आप जैसी सुंदर हसीनाएं यहाँ हैं, वरना तो इस नरक में बेड़ा गर्क हो जाए। अब आप ही के भरोसे। नर्स भी दबी हंसकर दूसरे पेशेंट को संभालने चली गई। धीरज आए भरता रह गया। तभी 2 वार्ड बॉय आए और बोले, चलिए मैडम, ऑपरेशन का समय हो गया। सरिता दरवाजे की ओर देख रही थी, शायद अब धीरज अंदर आ जाए, परंतु वह नहीं आया। वार्ड बॉय बोले, चलिए मैडम, डॉक्टर साहब गुस्सा हो जाएंगे। सरिता स्ट्रेचर पर लेट गई। वार्ड बॉय से बोली, भैया मेरे पति कहाँ हैं? एक वार्ड बॉय बोला, वे तो स्टाफ के लिए मिठाई लाने गए, कह रहे थे आज उनका स्वतंत्रता दिवस है। ऑपरेशन के बाद सरिता को होश आया तो धीरज बाहर नर्सों को मिठाई खिला रहा था और कह रहा था, यूट्रस निकल गया तो औरत औरत नहीं रही। अब मेरी पत्नी मेरे किसी काम की नहीं, 2 रोटी खाकर पड़ी रहेगी किसी कोने में। धीरज के शब्द कानों को चीर गए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए? सरिता मन ही मन सोचने लगी, मैंने भी पापा का बहुत दिल दुखाया, अच्छी परवरिश, अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि बेटी संस्कारी बने, समझदार बने, लेकिन मैं ना समझदार बनी और ना ही संस्कारी। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दो। यह कहते हुए सरिता अचेत हो गई। डॉक्टर और नर्सों की भगदड़ मच गई। बीपी डाउन हो गया न। जब टटोली तो सरिता दुनिया छोड़ चुकी थी। माँ बाबूजी को खबर मिली, परंतु वे अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए। फिर एक दिन धीरज बेटे को उसके नाना नानी के घर के सामने सरिता की तस्वीर और कुछ निशानियों के साथ छोड़ गया। वह आज़ाद पंछी था, उसे पिंजरे में बांध कर रखना नामुमकिन था। नाना नानी ने मासूम नाती को सीने से लगा लिया। बेटी की अंतिम निशानी को सीने से लगाकर बाबूजी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
और मुंह से यही शब्द निकले, बेटी काश तुमने उस दिन अपने पिता की अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली होती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी भी अवश्य पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और